आज का जो लेक्चर है ये स्टार्ट होता है आपका प्रीवियस जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन, a phenomena in which heat due to the application of heat the object expand। तो इसी से रिलेटेड आपका सबसे पहले तो है एक साइंटिफिक रीज़न। साइंटिफिक रीज़न जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपसे मैंने एक सवाल किया था कि जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं ये क्यों होते हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है, या फिर जो आपके रेलवे ट्रैक्स हैं इनके बीच में जो गैप रखा जाता है ये किस लिए रखा जाता है। तो स्टार्टिंग आपकी यहीं से होती है। स्टूडेंट से मैंने ये सवाल किया था तो बहुत से स्टूडेंट ने माशाल्लाह जवाब दिया कि जो है वो शायद हवा पास हो जाए इसलिए रखा जाता है, या फिर पानी वगैरह जो है उसके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे की फिज़िक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं जो कि ब्रिजेस वगैरह पे भी मौजूद होते हैं और रेलवे ट्रैक्स पर भी मौजूद होते हैं, पेपर में किसी से भी रिलेटेड सवाल आ जाए आंसर आपका दोनों के लिए सेम होगा। वो एक्चुअल में इसलिए लगाए जाते हैं कि जो आपका जो ब्रिज है ये हॉट डेज़ में जब गर्मी ज़्यादा होगी या दिन के वक्त या ज़्यादा गर्मियों में ये ज़्यादा हीट होगा, और हीट होने से जो ये कंक्रीट आपकी ये जो होगी वो एक्सपेंड होगी। अच्छा, इसको अगर एक्सपेंड होने के लिए रूम नहीं मिलेगी ना, जगह नहीं मिलेगा, इसको एक्सपेंड होने के लिए रूम नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या होगा, ये हार्ड होता जाएगा। और जब ये हार्ड हो जाएगा तो हार्ड चीज़ को ब्रेक करना फिर बहुत ज़्यादा आसान होता है। कि सख्त जितना ज़्यादा सख्त हो अंदर से उतना ज़्यादा नरम होता है कहते हैं ना। तो इस पर हल्का सा भी कोई डैमेज हुआ या कोई ट्रक ट्रक ट्रॉलर वगैरह इस पर से गुजरा, ब्रेक अप्लाई हुआ, तो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब हीट की वजह से ये एक्सपेंड हो तो इसके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि ये उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बीच में कॉम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंटरलॉकिंग के शेप में होते हैं, और ये जब एक्सपेंड होता है आपका ब्रिज तो ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और जब आपका वापसी अपनी जगह पर ये ट्रैक हो जाता है तो फिर ये वापसी अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो ब्रिज है ना वो सेफ्टी जोन के अंदर प्रिपेयर्ड होता है, और इससे जो डैमेज होता है ब्रिज को ब्रेक होने के चांसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके आंसर में लिखा हुआ है मोस्ट लार्ज ब्रिजेस, जो बड़े बड़े ब्रिजेस उनमें मतलब खास तौर पर ये रखा जाता है, include expansion joints with which lock rather like two metal combs facing one another, their teeth interlocking. When heat causes a bridge to expand during the sunlight hours of a hot day, the two sides of the expansion joint moves toward one another. Then, as the bridge cool downs after a dark, they begin gradually to retract. Thus, the bridge has built-in safety zone. इसके वजह से क्या होता है, आपका ब्रिज जो होता है वो सेफ्टी जोन के अंदर आ जाता है। Otherwise, it would have no room for the expansion or contraction in the response to the temperature change। और अगर इसका टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके पास कोई जगह नहीं होती है इन दैट केस, तो फिर ये आपके लिए क्या होगा, डैमेज हो सकता है, ब्रिज आपका ब्रेक हो सकता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर आपके एक्सपेंशन जॉइंट रखे जाते हैं। ठीक है जी, ये आपका साइंटिफिक रीज़न था जिसका आंसर था। अब चलते हैं आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह आपका सेक्शन आपको पता है, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको गाइड कर दिया था, सेकंड ईयर में आपका सेक्शन सेम है, तो 4 नंबर का आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और वो 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि प्रूव दैट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। अगर मैं इसको वर्डिंग के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आपको मालूम है बीटा किसको कहते हैं, हम बीटा कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को। इसका जो फार्मूला है आप लोगों ने ड्राइव भी किया था, अगर आपको याद हो, आप ही लोगों से मैंने ड्राइव करवाया था। और अल्फा जो है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया था, तो इसके बाद ही आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉल्व किया था। तो हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा के बराबर होता है, साबित करें। या इसको वर्डिंग के अंदर हम ये कह सकते हैं प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज बीटा इज 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये आपने साबित करना है, ठीक है। और लॉजिकली अगर मैं आपसे कहूँ ना तो लॉजिकली तो ये बात सही है ना भाई। आप अल्फा कह रहे हैं एक डायमेंशन के लिए और बीटा कह रहे हैं 3 डायमेंशन के लिए, तो 3 अल्फा आएंगे तो एक बीटा के बराबर होंगे ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और विड्थ तीनों को जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो बीटा कहलाएगा। और 3 अल्फा, लेंथ में भी एक अल्फा आएगा, ब्रेथ में भी आएगा और हाइट में भी एक अल्फा आएगा। तो लॉजिकली तो ये बात बिल्कुल सही है कि 3 अल्फा रिक्वायर्ड होंगे एक बीटा के लिए, क्योंकि एक अल्फा एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा अल्फा दूसरी डायमेंशन को, तीसरा अल्फा तीसरी डायमेंशन को, जबकि वॉल्यूम जो है वो तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। तो अब हमें इसको लॉजिकली तो नहीं, हमें तो इसको मैथमेटिकली साबित करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इसको समझना है डेरिवेशन को। उसके बाद जब मैं पूरी डेरिवेशन सॉल्व करवा लूँगा, फिर 5 मिनट आपको मिलेंगे, फिर आप भले इसको खुद से सॉल्व करना, मतलब बगैर देखे आप देखना ये कर सकते हो या नहीं। इतना आसान है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर सिर्फ जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ उन पर आप ध्यान दें। सबसे पहले तो आप इसको स्टेप के अंदर कन्वर्ट कर लें कि भाई हम इसको स्टेप बना रहे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हमें एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट कंसीडर करना होगा। 3 डायमेंशन ही क्यों करना होगा, क्योंकि बीटा की बात आ रही है और 3 अल्फ़ा भी बीटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब हम एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो हमने वर्डिंग स्टार्ट कहाँ से करी, बहुत आसान से आपकी वर्डिंग, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैविंग इनिशियल लेंथ विद एंड हाइट L1 W1 H1 रिस्पेक्टिवली। हमने कह दिया कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी इनिशियल लेंथ हमने मान ली L1 है, उसकी इनिशियल विद हमने मान ली W1 है, और हमने उसकी इनिशियल हाइट मान ली H1 है। ये 3 चीज़ें हमने कंसीडर कर ली। इसका जो टेम्परेचर है इस वक्त वो है T1। और अगर मैं आपसे पूछूँ इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो भैया वॉल्यूम तीनों चीज़ों को मिलके बनता है, तो वॉल्यूम इसका होगा L1 मल्टीप्लाई बाय विद 1 मल्टीप्लाई बाय H1। ये इसका वॉल्यूम होगा, जिसको मैं V1 कह लेता हूँ, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू L1 W1 H1। अच्छा, ये सारी मेरी इनिशियल कंसीडरेशन है जो कि स्टेप नंबर 1 में मैंने कंसीडर किया और डायग्राम में मैंने शो किया। अब क्योंकि टॉपिक जो है वो थर्मल एक्सपेंशन का है, तो हमें इसको हीट देना होगा। हीट देने से एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से इसकी लेंथ विद और हाइट तीनों चीज़ें चेंज होगी, ठीक है ना। तो अब हम अगली वर्डिंग क्या बताएंगे, अगली वर्डिंग के अंदर हम कहेंगे कि नाउ इफ़ द ब्लॉक इज़ हीटेड, अगर हम कहें कि अब जो ब्लॉक है वो हमारा हीट होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है डेल्टा टी, और उसका फाइनल टेम्परेचर T2 हो जाता है, और उसकी लेंथ जो और हाइट और विथ जो है वो हो जाती है L2 W2 एंड H2। अब आपने देखा कि मैंने लेंथ विथ और हाइट की बात करी, लेंथ भी 1 डायमेंशन है, विथ भी 1 डायमेंशन है और हाइट भी 1 डायमेंशन है, तो यहाँ पे 1 डायमेंशन का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा जो कि लीनियर एक्सपेंशन का हमने ड्राइव किया है। और 1 डायमेंशन का लीनियर एक्सपेंशन का जो फार्मूला है, जिससे पता चलेगा कि इसकी फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, वो है L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 वॉल्यूम वाली को कह देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ ये 1 डायमेंशन के लिए लेंथ में जो चेंज आए मैंने वो रिप्रेजेंट करा है, तो भाई विद भी तो 1 डायमेंशन है, विद के लिए भी तो यही फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, बस डायमेंशन का नाम चेंज हो गया, वो लेंथ से विद हो गई। तो मैं अब एल की जगह क्या लगा दूंगा, यहाँ पे डब्ल्यू लगा दूंगा, W2 इज इक्वल टू W1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हाइट के लिए कोई नया फार्मूला आएगा, हाइट के लिए भी फार्मूला होगा, हाइट भी तो 1 डायमेंशन ही है। तो अगर हाइट भी 1 डायमेंशन है तो मैंने हाइट के लिए भी सेम फार्मूला लगाया, H2 इज इक्वल टू H1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन ये जो मैंने तीनों जो लेंथ विद और हाइट के जो चेंजेस है ये ऑब्जर्व किए हैं, ये मैंने अलग अलग करे हैं। अब मुझे इनको मिलाना होगा क्योंकि मुझे बीटा बनाना है, बीटा जो है वो वॉल्यूम से बना है, और वॉल्यूम के लिए मुझे इस लेंथ विद और हाइट को वॉल्यूम बनाना होगा। सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही, कहाँ चली गई भाई स्क्रीन, बेटा स्क्रीन शो हो रही है बाकी सबको, या मैं अकेले ही लिख के जा रहा हूँ दूसरी तरफ, स्क्रीन सबको शो हो रही है। यस, यस वशरा सबको स्क्रीन शो हो रही है, आप ही को नहीं हो रही है, तो वेरीफाई करो आपकी साइड से क्या इशू है, या तो रिकनेक्ट कर लो, कोशिश करो जितना जल्दी हो सके, वरना बाकी सबको स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा जी, अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि हमें इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। लेंथ विड्थ और हाइट हमने अलग अलग तो ऑब्जर्व करी है क्योंकि हमें अल्फ़ा चाहिए था इसके लिए, लेकिन हमें तो इसको वॉल्यूम बनाना है। तो वॉल्यूम बनाने के लिए मैं इन तीनों इक्वेशनों को क्या करूं कि वॉल्यूम बन जाए, और दिमाग में रखना वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विद इंटू हाइट। तो बताएं मैं इन 3 इक्वेशनों को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई बताएगा। मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल ऐसा ही है, देखें अब आपको खुद समझ में आ गया कि अगर मैं इसको वॉल्यूम बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
2, 3 एंड 4। इसका फ़ायदा ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए L2 है, फिर मल्टीप्लाई होगी ये विद 2 से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा H2 से। इस तरफ आ जाएँ तो लेंथ 1 मल्टीप्लाई होगी आपकी विद 1 से, और मल्टीप्लाई होगी H1 से। ठीक है। अच्छा, अब जो है आप क्या करेंगे, जब आप बात करेंगे इस टर्म की, तो क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, तो जब कॉमन चीज़ मल्टीप्लाई होती है, जैसे ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, अगर ये तीन सेम चीज़ें और ये मल्टीप्लाई होने के लिए जा रही है तो क्या हो जाती है, ये क्यूब हो जाती है। तो इसलिए मैंने 1+α∆t को क्यूब कर दिया, बाकी जो है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताएं L2 विद 2 और हाइट 2 ये किसके बराबर हो जाएगा। इसका दूसरी आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है ना। तो ये आपका जो लेंथ 2 है, विद 2 है और हाइट 2 है, ये आपका वॉल्यूम 2 हो जाएगा। और लेंथ 1 विद 1 और हाइट 1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 हो जाएगा। जबकि 1+α∆t का क्यूब एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो ये क्यूब है इसको भी ओपन करना होगा, क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। जो क्यूब का फार्मूला हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स ने हमें बताया है। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फार्मूला जैसे मर्जी आप अप्लाई करें। देखिए, क्योंकि क्यूब का फार्मूला है तो एक बार हाईएस्ट पावर में ए क्यूब भी होगा और एक बार बी क्यूब ज़रूर होगा। हाईएस्ट पावर लाजमी होती है। इसके बाद होता ये कि 3 है ना, पावर हाईएस्ट 3, तो एक बार आप लिखें 3 और एक बार 3 यहाँ पर लिख दें। अब 3 के साथ यहाँ पर भी ए भी आएगा और यहाँ पर भी ए भी आएगा। ठीक है। अब होगा ये कि एक बार ए की पावर 3 हो गई, तो अब ए की पावर होगी उससे कम 2, उससे अगली बारी में उससे कम 1। अब बी की पावर देखो नहीं है, तो बी की पावर आना स्टार्ट होगी, बी की पावर 1 होगी और बी की पावर 2 होगी और बी की पावर 3। तो ये पैटर्न होता है, एक पावर के अंदर डिक्रीज हो रहा होता है, दूसरा पावर के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है। दूसरा आसान तरीका ये है कि भाई ए क्यूब बी क्यूब लिखने के बाद बीच में 3ab लिखा, दोनों में हर बार एक टर्म स्क्वायर में होगी और दूसरी विदाउट स्क्वायर होगी। जैसे यहाँ पर ए पे स्क्वायर है तो बी पे नहीं होगा, यहाँ पर बी पे स्क्वायर है तो ए पर नहीं होगा। ये आपका क्यूब का फार्मूला जो हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं किसके ऊपर, 1+α∆t के क्यूब पर। तो मुझे बताएं यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ए का काम कर रहा है 1, और बी का काम कौन कर रहा है, ये दोनों मिलके बी का काम कर रहे हैं। ठीक है। अल्फा डेल्टा टी दोनों मिल के आपका बी का काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये अप्लाई करें फार्मूला अपनी जो इक्वेशन है उस पर, तो क्या हो जाएगा, यूजिंग द रिलेशन ए प्लस बी क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू, अब देखें क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1। चलें यहाँ पे आपके आसानी के लिए लिख भी देता हूँ कि ए जो है वो आपका 1 है, बी जो है वो आपका अल्फा डेल्टा टी है। मुझे बताएं ए क्यूब का मतलब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। फिर कह रहे हैं +3 a² 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर बी क्या है, अल्फा डेल्टा टी दोनों आपके बी है, फिर प्लस दोबारा 3 a² ए क्या है 1 और b² अल्फा स्क्वायर डेल्टा t² दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। और प्लस क्या आ जाएगा, बी क्यूब का मतलब क्या है, अल्फा क्यूब और डेल्टा ई क्यूब। अब आप यहाँ पर देखें हमने एक और सिंप्लीफिकेशन यूज़ करी और वो ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है ये इंतहाई स्मॉल होता है, ये ऑलमोस्ट 0.00015 जैसे स्टील का है। इसी तरह की वैल्यूज होती हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। तो अगर ऐसी वैल्यू को हम स्क्वायर करें जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो और स्मॉल हो जाती है। क्यों, क्योंकि 4 जीरो हैं, अगर इसको स्क्वायर करें तो 4 8 जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे स्क्वायर करने से, और फिर 15 आएगा। तो इसका मतलब ये हो, ये और जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो से और करीब हो रहा है, तो निग्लिजिबल है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई जो हायर पावर है ना अल्फा की, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं और उसको मान लेते हैं कि वो जीरो के बराबर है ऑलमोस्ट। तो अगर वो जीरो के बराबर है तो उसके साथ भी जितनी चीज़ें आ रही होंगी वो भी जीरो हो जाएगा। जैसे अल्फा क्यूब के साथ डेल्टा टी क्यूब आ रहा है तो अल्फा क्यूब जीरो हुआ तो डेल्टा टी क्यूब भी जीरो हो गया। यहाँ पे सब कुछ आ रहा है तो ये भी जीरो हो गया, यानी कि ये भी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी बचेंगी सिर्फ ये और ये दो टर्म, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पे स्क्वायर। तो मेरे पास फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1 1+3 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपने क्या करा है, आपने वॉल्यूम के चेंज को ऑब्जर्व करा है, लेकिन अलग अलग। आपने लेंथ में अलग चेंज ऑब्जर्व करा, विड्थ में अलग और हाइट में अलग।
अब मैं आपसे कहता हूँ दोबारा वॉल्यूम के चेंज को ऑब्जर्व करें, लेकिन एक साथ करें। क्या वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है? आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं? आप एक साथ करें। तो अगर एक साथ आपने चेंज ऑब्जर्व करना हो तो बताएं कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला लगेगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फार्मूला क्या था? P2 इज इक्वल टू V1 V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यही था आपका फार्मूला, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 है, और ये जो मैंने ड्राइव करी इक्वेशन नंबर 6 है। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप अलग अलग चेंज देखें, लेंथ में अलग, विड्थ में अलग, हाइट में अलग, या आप एक साथ चेंज देखें, चेंज तो उसी चीज़ में आ रहा है ना जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो इसका फाइनल वॉल्यूम V2 है और जो इसका फाइनल V2 है, क्या अलग अलग होगा? ये एक ही दो चीज़ हैं। ये दो चीज़ों मतलब ये दो अलग तरीक़ों से निकाली गई चीज़ें हैं, लेकिन हैं सेम। ये कोई दो अलग चीज़ें नहीं है, ये V2 दोनों का सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों V2 सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर V2 बराबर है V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी के, तो V2 बराबर है V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। और अगर ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखें, V2 बराबर होगा किसके? V2 के। अब इस वाले V2 की जगह मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। और इस वाले V2 की जगह मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या करा है मैथमेटिक्स में, जिसको हम कंपेयर करना कहते हैं, हमने कंपेयर करा है। अच्छा जी, अब ये भी V1 है और ये भी V1 है। V1 से V1 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? अब हम वन को उसी तरफ भेजे, दूसरी तरफ। तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, या इस वाले वन को उधर भेज दे तो भी जीरो हो जाएगा। तो इसको भी हम कैंसिल ही कर देते हैं कि भैया 1 से 1 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी। तो अब डेल्टा टी भी तो दोनों का सेम ही होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा बराबर हो गया किसके? 3 अल्फा के। तो इस तरह ये डेरिवेशन है जो आप साबित प्रूफ कर सकते हैं कि बीटा जो होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। पहले आपने लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग निकालना है ताकि आप लीनियर एक्सपेंशन का अल्फा अपनी इक्वेशन में लेके आ सकें। फिर आपने इन सबको डायरेक्ट निकालना है। तो ये आपका स्टेप नंबर क्या हो गया? ये स्टेप नंबर आपका जो पिछला था। उसके बाद ये स्टेप नंबर आपका 2 हो गया जिसमें आपने अलग अलग निकाला। और ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया जिसमें आपने वॉल्यूम का चेंज बनाया। और ये आपका स्टेप नंबर 4 हो गया जिसमें आपने कंपेयर कर लिया। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है? कंसीडर करना है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? वी हाइट, विद और लेंथ के जो फाइनल फार्मूले वो अप्लाई करने हैं। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, फाइनल विद क्या हो जाएगी, फाइनल हाइट क्या हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है? आपने वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला लेकर आना है। और स्टेप नंबर 5 पे क्या करना है? आपने कंपेयर कर लेना। 4 इक्वेशन नंबर 6 जो है बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। और इक्वेशन नंबर 6 आप लोगों ने ड्राइव करी थी, अगर आप लोगों को याद हो। इक्वेशन नंबर 6 है वॉल्यूम एक्सपेंशन की इक्वेशन, और वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेरिवेशन मैंने आप लोगों से सॉल्व करवाई थी, और वहाँ पर बीटा आया था। और बीटा कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। जब आप एक साथ देखते हैं तो उसे फिर बीटा कहते हैं, और अलग अलग देखते हैं तो अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक साथ चेंज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ अल्फा नहीं लगा सकते, यहाँ बीटा लगा। सर होमवर्क के आंसर डिस्कस बिल्कुल करने हैं, लेकिन अभी थोड़ा इससे निकलें, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी हैं, उसके बाद एंड में हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा, 10 से 15 मिनट पे डिस्कस करते हैं। समझ आ गया सर? अच्छा जी। और किसी को कन्फ्यूजन है? अगर नहीं है तो अच्छी बात है। एक बार ज़रा खुद से सॉल्व करके देखें, क्योंकि बहुत आसान है, मुश्किल से 3-4 स्टेप में हो जाएगा। एक बार L2, एक बार विथ टू, एक बार हाइट टू का फार्मूला लगाएं, मल्टीप्लाई करके इसे वॉल्यूम बना लें, और एक बार वॉल्यूम का डायरेक्ट फार्मूला लगाएं और कंपेयर कर लें। ये आपका टोटल स्टेप। ठीक है जी, क्लियर है?
आगे चले न्यूमेरिकल्स की तरफ। चलो समझ आ गया, इजी है। अच्छा जी, तो अब जो है इसके बाद दूसरा हमारा एक रट्टे का टॉपिक। रट्टा इस लिहाज से कि आपने बस समझना है और उसके बाद अपनी ओन वर्डिंग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और रटना चाहें तो रट के लिख सकते हैं। जो आपके पास एक एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की, वो बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट और बायोमेट्रिक थर्मामीटर भी है। वो क्या होता है कि देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये मेरे पास दो मेटल हैं, ये मेरे पास मेटल 1 है और ये मेरे पास मेटल 2 है, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है अल्फ़ा, वो मान लेते हैं कि कम है और इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं आपसे सवाल करूं, बताएं M1 और M2 में से सबसे पहले कौन एक्सपेंड होगा। M1 एक्सपेंड होगा पहले या M2 एक्सपेंड होगा पहले, कौन एक्सपेंड होगा। हाँ जी, आपके ख्याल में कौन एक्सपेंड होगा। हाँ जी ने बता दिया। देखें, जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होता है इसका मतलब वो थोड़ी सी टेम्परेचर पे भी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम होता है वो काफ़ी टेम्परेचर बाद एक्सपेंड होना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये हो गया M2 पहले एक्सपेंड होगा। अब मुझे बताएं, ये दोनों को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइंट है। अब M2 होना चाहना है, M2 जो है वो एक्सपेंड होना चाह रहा है, लेकिन M1 तो अभी इतनी हीट नहीं उसको मिली, तो ये तो एक्सपेंड नहीं होना चाह रहा। हीट मैंने इसको दी, हीट की वजह से अब ये एक्सपेंड होना चाह रहा है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन जो है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, और इसका कम है, तो ये एक्सपेंड नहीं होना चाह रहा। तो अब पता है क्या होगा, अगर ये अलग अलग होते ना तो ये आराम से एक्सपेंड हो जाता है, इसको जगह मिल जाती है एक्सपेंड, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये एक्सपेंड नहीं होना चाह रहा, एक होना चाह रहा है, एक एक्सपेंड नहीं होना चाह रहा, तो अब ये बजाय इसके कि एक्सपेंड हो, ये बैंड होने लग जाएगा। इसकी वजह से बेंडिंग आ जाएगी, इस शेप में बेंडिंग आ जाएगी, यूँ हो जाएगी। क्यों हो जाएंगे बैंड, क्योंकि भाई नीचे वाला जो मेटल है ये एक्सपेंड हो चुका है, और इसकी जो एक्सपेंशन है ये इसको क्या कर देगी, बैंड कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है आपकी, इसको बायोमेटेलिक स्ट्रिप भी बोलते हैं। इसके अंदर दो मेटल लगे हुए होते हैं, एक का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दूसरे मुकाबले में ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से एक पहले एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सपेंड होने, उसके पहले एक्सपेंड हो जाने की वजह से अब ये जो आपकी स्ट्रिप है वो बजाय इसके कि लेंथ में इंक्रीज हो, ये बैंड हो जाती है। भाई इसका फ़ायदा क्या हम ले सकते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हमने बना ली है तो इसका फ़ायदा ये होता है, देखिए ये आपका सर्किट जो है कंप्लीट है, ये मैं मान लेता हूँ ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से करंट आ रहा है और इस सर्किट को मिल रहा है, ये कॉन्टैक्ट है आपका, और पूरे सर्किट को घूमता हुआ वापसी। तो यहाँ पर सर्किट आपका कंप्लीट है। अब होता ये है कि अगर कहीं से भी इसको हीट मिलना शुरू हो जाए, सपोज करते हैं इसको कहीं से हीट मिल रही है, इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप को हीट मिल रही है, तो जैसे इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप को हीट मिलेगी ये बैंड होगी, और बैंड सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन में होगी बैंड। तो जैसे ये ऐसे थी ना, अब ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। अगर ये थोड़ा नीचे हो जाएगी तो जो आपको कांटेक्ट नज़र आ रहा है जो यहाँ पर हुआ है, ये हो जाएगा ब्रेक। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो करंट जो यहाँ से गुजर रहा था अब उसको रास्ता नहीं मिलेगा गुजरने का, और यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो इसका मतलब करंट जो है वो आपका फ्लो होना बंद कर देगा। अब इससे हम फ़ायदा क्या ले सकते हैं, ये जो आपका बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट है ये बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है, और इसको कहते हैं कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अक्सर आपने इस्त्री वगैरह अगर करी हो, आयरन अगर आपने कभी किया हो, तो आपने देखा होगा कि जब हम कपड़ों को आयरन कर रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में आपकी जो आयरन है जब वो गर्म हो रही होती है तो वो लाइट जल रही होती है। वो लाइट अचानक से जब आपकी आयरन जो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो वो बंद हो जाती है, और फिर जब दोबारा ठंडी होने लगती है तो फिर ऑन हो जाती है। तो भाई आयरन को कौन बता रहा है कि अब आपने ऑन हो जाना है, ऑफ हो जाना है। तो ये आपकी बायोमेटेलिक स्ट्रिप ही ये काम कर रही होती है। इसी तरह आपका जो थर्मल इसका रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इन सब के अंदर आपका ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई होती है, जो कि डिज़ायर्ड टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आपको क्या करती है, बैंड होना शुरू कर देती है। बैंड हो जाने से क्या होता है, टेम्परेचर मज़ीद उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, और जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है तो वो दोबारा ऑन हो जाती है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी सेव होती है, सर्किट आपका ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है।
तो ये डिवाइसेस आपकी यूज़ होती हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है, वो जो वर्किंग है, वो सारी मैंने आपको समझा दी है। आप अगर एक नज़र देखना चाहें, यहाँ पर लिखी हुई है और नोट्स में भी मौजूद होगी। A bimetallic thermostat device consists of a strip two different metals having different coefficient of linear expansion. The bimetals work an electric contact breaker and electric heating circuit. The circuit is broken when the desired temperature is reached. तो वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, वो सारी यहाँ वर्डिंग के अंदर लिखी हुई है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके जितनी भी डिटेल्स थी, ठीक है। तो इसको एक नज़र देख लीजिएगा, रट्टे का टॉपिक है। इसी तरह आपके पास एक बायोमेटेलिक जो आपका थर्मल एक्सपेंशन है, इसकी एक और एप्लीकेशन है बायोमेटेलिक थर्मामीटर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। ये स्ट्रिप जो होती है, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो जैसे ये शेप है ना, तो ये बायोमेटेलिक है, इसकी एक साइड जो है वो जल्दी एक्सपेंड हो रही है, तो जल्दी जो है वो एक्सपेंड होने की वजह से दूसरी साइड एक्सपेंड नहीं होना चाह रही है, तो ये क्या हो रही है, मज़ीद टाइट होती है। तो ये इस तरह हो जाती है कि जैसे इस शेप में तो और ज़्यादा टाइट शेप में चली जाती है, ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाती है हीट मिलने से। तो ये स्ट्रिप का काम ये होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इसके ऊपर हम लगाते थे एक पॉइंटर, जिस तरह कनेक्टेड है। तो जब ये टाइट होने लगेगी ना घूम के, तो ये निडल को मूव करवा देगी, इसकी वजह से निडल मूव होने लग जाएगी। और जब ये रिलीज़ होने लगेगी, सही है, तो फिर ये क्या करेगी, इसको वापसी बैक करने लगेगी। तो ये स्ट्रेच हो रही होगी और कंप्रेस हो रही होगी, तो ड्यूरिंग दिस आपका जो पॉइंटर है वो भी लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा होगा। तो इसकी मदद से हम क्या है, इसको एक पर्टिकुलर स्केल के ऊपर रख के हम इसका टेम्परेचर मेजर भी कर सकते हैं, और इसको टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस भी बनाया जा सकता है। तो ये आपका कहलाता है बायोमेटेलिक थर्मामीटर, ठीक है। स्ट्रिप वापस ठीक ऐसे होती है कि जब टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज़ हुआ, तो अब जो आपका मेटल है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एक का ज़्यादा एक का कम है ना। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, तो वो दोबारा से अपनी जगह पर आ रहा है, आपका जो मेटल है उसके मॉलिक्यूल्स वापसी अपनी जगह पे आ रहे हैं। क्योंकि देखो, हीट करने से मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं, और जब उनकी हीट कम होती है मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स आपके दूर जा रहे होते हैं तो स्ट्रेच हो रही होती है, जब मॉलिक्यूल वापसी अपनी जगह पर आ रही होती है तो डी स्ट्रेच हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये अगर आप देखना चाहें ना, तो ये आप ये फिनोमेना आप बच्चों की गाड़ियों में देख सकते हैं। आपने वाली गाड़ियाँ देखी जिनको हम पीछे लेके जाते थे और फिर वो आगे जाती थी। ये गाड़ी तो बचपन में सबने ही देखी, खेली होंगी। हमने तो अपने बचपन में बहुत ऐसी गाड़ियों से खेला। तो गाड़ी को हम पीछे धक्का देते थे और फिर वो आगे जाने लगती थी। तो एक्चुअल में क्या होता था, जब हम गाड़ी को पीछे लेके जा रहे होते थे ना, उसके अंदर एक स्ट्रिप होती थी, वो टाइट होने लग जाती थी। अब क्योंकि वो स्ट्रिप जो थी वो इस हद तक टाइट हो जाती थी कि जब उसको रिलीज़ करते थे, वापसी अपनी जगह पे आने की कोशिश करती थी। उसमें तो खैर इलास्टिसिटी होती थी, इलास्टिसिटी ऐसा करती थी। तो जब वो अपनी वापसी जगह पे आने की कोशिश करती थी, इस जगह पे आने के लिए फिर वो टायर को रोटेट करवा दी थी, तो आपकी कार जो है वो ऑटोमेटिकली आगे जाने लग जाती थी। तो उसी की एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। इस टॉपिक से रिलेटेड फाइवर में तो आपके अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स होंगे जो हमें बाद में सॉल्व करने पड़ सकते हैं। वैसे तो होमवर्क होगा आप लोगों का, जब नहीं सॉल्व होंगे तो। बाकी जो है ना, आपका जो 3 न्यूमेरिकल, 2 आपकी बुक के हैं और एक आपकी बुक की एग्जाम्पल है, इन्हें हम ज़रा देख लेते हैं। लेकिन इनको देखने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो कौन से फार्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, पहला फार्मूला है आपका फाइनल चेंज इन लेंथ का फार्मूला, डेल्टा एल। वो क्या था, L1 अल्फ़ा डेल्टा टी। फाइनल लेंथ का फार्मूला क्या है, L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। दोनों फार्मूले अपनी अपनी जगह के ऊपर अप्लाई होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सवाल में चेंज इन लेंथ मांगा है, इंक्रीज इन लेंथ मांगा है, तो आप ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फाइनल लेंथ की बात कर रहा है तो आप नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बिलफर्स किसी को ये फार्मूला याद नहीं आता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो फिर वो इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर बराबर होता है L2 माइनस L1 के। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आसान यही रहता है कि भाई ये दो ही तो फार्मूले हैं, ठीक है, याद कर लो। इसी के रिवर्स फार्मूले वॉल्यूम में, जिसमें अल्फा की जगह बीटा आ जाता है और सवाल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, डेल्टा वी इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी, या V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये दो फार्मूले हो गए। तो इन 4 फार्मूलों की मदद से हमें ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो घुमा के दे सकता है। मैंने आपको बताया कि देखिए, अल्फ़ा जो है ना उसको लाजमी देना होगा, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। वो अल्फ़ा क्यों देगा, क्योंकि अल्फ़ा इतने सारे मेटल हैं, कितने मेटल्स के अल्फ़ा हम याद करेंगे, टीचर्स तक को याद नहीं होते। तो न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो आपका लाजमी आपको वो अल्फ़ा की वैल्यू देगा। लेकिन अगर वो चाहे अल्फ़ा की वैल्यू नहीं देना, फिर पता है वो क्या करेगा, वो आपको बीटा की वैल्यू देगा। अब आपको चाहिए अल्फ़ा और उसने बीटा दे दिया, तो क्या करें, सवाल छोड़ के आ जाएंगे ये क्या करें।
या फिर सपोज करो वॉल्यूम एक्सपेंशन का सवाल है, वॉल्यूम एक्सपेंशन में हमें बीटा चाहिए हो तो उसने अल्फा दे दिया, तो फिर हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में कि जहाँ पर अल्फा की जगह बीटा दे दिया है, बीटा की जगह अल्फा दे दिया, हमारे पास मौजूद है एक रिलेशन जो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ड्राइव करा है कि बीटा जो है वो बराबर होता है किसके, 3 अल्फा के। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये ऐसा रिलेशन है जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे अप्लाई कर लें, ठीक है। ये कोई अलग से आप फार्मूला ना समझे कि हम याद करें, ये तो एक लॉजिकल रिलेशन है जो हमें याद रखना है कि भाई अगर बीटा दिया हुआ है अल्फा बनाना है तो क्या करेंगे, अल्फा दिया हुआ है बीटा बनाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ। जी, जो पहला न्यूमेरिकल है आपका, इसके अंदर आपसे कह रहा है a steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter। a steel rod has a length of exact length बता रहा है 0.2 सेंटीमीटर at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस वक्त ये इसकी लेंथ इतनी है। इसका मतलब ये इनिशियल लेंथ है ना, अभी ये टेम्परेचर बढ़ाएगा, कह रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री। तो भैया जो पहली लेंथ होती है, तो डेटा के अंदर अगर हम इसकी एंट्री करें तो जो हमारे पास पहली लेंथ होती है वो L1 होती है, और वो कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है इस वक्त जो उसका टेम्परेचर था वो T1 था, कितना हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट T2, इसने कह दिया अगर मैं 60 डिग्री कर दूँ तो बताओ इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसने चेंज इन लेंथ बोला है या सिर्फ लेंथ बोला है, तो इसने चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ नहीं बोला, सिर्फ लेंथ बोला है। इसका मतलब फाइनल लेंथ मालूम करने के लिए आपसे कह रहा है। और अल्फा की वैल्यू उसको देनी होगी, स्टील के लिए वो है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो अब फार्मूले की तरफ आते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा, लेंथ टू का फार्मूला लगेगा L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे आपको डेल्टा टी चाहिए तो आपको डेल्टा टी निकालना होगा। डेल्टा टी कैसे निकलता है, दोनों को माइनस करके। तो डेल्टा टी अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, मेरे पास हो जाएगा 30, और यूनिट में लगा दूंगा केल्विन, स्टैंडर्ड यूनिट में ले आऊँगा। अब ये मैंने कैसे किया, ये आप सोचें कि सेंटीग्रेड से मैं केल्विन में कैसे चले गया चेंज इन टेम्परेचर में। दूसरा ये कि देखें ये सेंटीमीटर में, इसको भी तो मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए उसूल में। उसूल तो यही कहता है कि भाई करना चाहिए, जो आपको दिया हुआ है ना, ये जो आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ कि चेंज जो होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो बहुत मामूली आता है, यही वजह है कि हम पॉइंट के बाद अक्सर कैलकुलेटर में सिर्फ 2 या 4 वैल्यू तक जाते थे ना। मैं आपसे कहूँगा जब भी आप लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन का टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप चेंज के लिए उस डिजिट डिजिट तक जाएंगे जहाँ तक चेंज आपको नज़र ना आ जाए। मतलब कि अगर 0.2 है और 0.2 के बाद 0 0 0 0 0 आते रहते हैं और कोई जवाब नहीं आता तो चेंज नहीं आया ना कोई, इनिशियल भी तो यही है। तो जहाँ से चेंज आएगा वहाँ पे आपने उसके बाद के कम से कम 2 डिजिट लेने हैं तो वो आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ डेसिमल की कोई अहमियत नहीं रही, यहाँ पर रही कि आपके पास चेंज कहाँ से आना शुरू हो रहा है, क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें चेंज तक जाना, भले बहुत मामूली चेंज क्यों ना है, लेकिन हमें तो भाई बताना है ना, जवाब देना। अगर नहीं बताएंगे तो सेम आंसर दे देंगे तो फिर कैसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, सेंटीमीटर में रखने की वजह है कि चेंज बहुत स्मॉल होता है। अगर मैं इसको 0.0002 कर दूंगा तो स्मॉल और दूर जाके मुझे चेंज मिलेगा, इसलिए मैं इसको सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ मैं ये करूँगा जब मेरा फाइनल आंसर आएगा लेंथ का, उसको भी मैं सेंटीमीटर में ही रखूँगा। तो अब मैं आगे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसको सॉल्व करके मुझे आप लोग बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। यहाँ सामने से देख के मत बताइएगा, अपना आंसर सॉल्व करें, ये आंसर गलत है। डेटा बना लें, फार्मूला लिख लें, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दें, और सॉल्यूशन में मुझे सॉल्व करके बताएं कि L2 का जवाब क्या आ रहा है। अफसा नासिर ने जवाब बता दिया है।
हाँ जी, आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, आंसर्स चैट के थ्रू बता दें तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। नहीं, मुस्फिरा आपका जवाब गलत है, जोया आपका ठीक है। मुस्फिरा, मुस्फिरा। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम स्फीयर, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। इसने सवाल में आपसे कह दिया है कि चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो रिक्वायर्ड में क्या लिखूंगा कि भाई डेल्टा वी जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम स्फीयर, एल्युमिनियम का एक स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ हमने सुपरफिशियल एक्सपेंशन की डेरिवेशन नहीं करी क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है आपके, तो क्यों बिला वजह हम जहमत करें। अच्छा, तो आपके पास स्फेयर है, ये याद रखना है। ठीक है, अब कहते हैं जो स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो है 0.4 मीटर। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है, शेप जो है वो स्फेयर है और रेडियस 0.4 मीटर है। तो आपने टेम्परेचर कितना चेंज करा है, उसने कहा T1 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और हमने T2 जिसका टेम्परेचर कर दिया वो कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर इन दोनों से अगर मैं निकालूँ तो डेल्टा टी कितना हो गया, 100 केल्विन। ठीक है, ये तो आपने मालूम कर लिया कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है। फार्मूला जाहिर है डेल्टा वी का आप लगाएंगे तो डेल्टा वी का फार्मूला क्या, डेल्टा वी इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो मालूम है, बीटा नहीं मालूम। चले बीटा के लिए अल्फा दिया हुआ है, अल्फा से हम निकालेंगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बीटा बन जाएगा। चलो इसका मसला भी हल हो गया, डेल्टा टी का मसला भी हल हो गया। मसला किसका बाकी है, V1 का। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसने कहा है कि चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है, तो भाई आप वॉल्यूम देंगे तो हम वॉल्यूम का चेंज मालूम करेंगे। आपने तो 1 डायमेंशन दे दिया, रेडियस है 1 डायमेंशन और वॉल्यूम है 3 डायमेंशन। आप 1 डायमेंशन की चीज़ से 3 डायमेंशन का चेंज नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ इन्होंने रेडियस जो दिया है इनको ये बताना पड़ेगा कि हम इससे वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, इनको कोई हिंट देनी होगी। तो ये हिंट ही तो आपका स्क्वायर है। इन्होंने कहा कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्फेयर है और स्फेयर का जो फार्मूला है वॉल्यूम का वो मैथमेटिक्स ने हमें बताया है। स्फेयर के जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं पहला वाला रेडियस जो इनिशियल रेडियस है वो रखूँगा तो वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये देखो ना, R⁻³ है तो इसका मतलब हम 3 डायमेंशन में चले गए, इसलिए वॉल्यूम का फार्मूला है V1। तो इस V1 निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस की मदद लेनी होगी और रेडियस में इसने क्योंकि स्क्वायर कहा था इसलिए फार्मूला अप्लाई हो गया। अगर ये रेक्टेंगल कह देता और हमें लेंथ और विड्थ दे देता, जब रेक्टेंगल में लेंथ विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई होते हैं उससे वॉल्यूम आता है। अगर ये हमें क्यूब कह देता तो क्यूब की लेंथ का फार्मूला है L3, तो उसकी मदद से आ जाता कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है उसका L3। लेकिन चाहिए हमें वॉल्यूम ही, क्योंकि हम बात करें चेंज इन वॉल्यूम की और आपने रेडियस दिया हुआ है, रेडियस से चेंज इन वॉल्यूम नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इससे V1 निकालेंगे, फिर आप बीटा निकालेंगे दूसरे स्टेप पे। अब तीसरे स्टेप पे आप ये वाला फार्मूला ला के बड़े आराम से डेल्टा भी मालूम कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास वॉल्यूम मौजूद मौजूद है। तो ये सवाल भी मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ, आप लोग खुद से देखें कि क्या होगा इसका आंसर और मुझे बताएं। अच्छा जी, जोया बोलती हैं कि सर क्यों डेरिवेशन क्यों नहीं, बेटा डेरिवेशन इसलिए नहीं है कि जो लीनियर एक्सपेंशन है वही उसी से मिलती जुलती आपकी वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो बीच में अगर एक एरियल एक्सपेंशन डाल भी दें, सुपरफिशियल एक्सपेंशन डाल भी दें तो क्या होगा, वो आपसे क्या सॉल्व नहीं होगा, कर लेंगे आप। उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गामा आ जाएगा, अल्फा बीटा उसका गामा होता है और 2 डायमेंशन का होता है। आपकी बुक में नहीं है, आप बिल्कुल अगर खुद से करना चाहे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिस तरह आपने लीनियर करा है, जिस तरह आपने वॉल्यूम करा उसी तरह आप सुपरफिशियल करें, क्योंकि एक जैसी चीज़ है ना, उन्होंने पहली और आखिरी करा दी, बीच की छोड़ दी जब सेम ही है। हाँ जी, अब ये सवाल आप लोगों की तरफ जा चुका है, आप लोग मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताए क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर्स आप लोगों के सही हैं तकरीबन, जिन्होंने भी निकाले आंसर्स, जो राबिया, मारिया, हानी, सबके आंसर सही, फ़किया ने भी इस बार निकाले।
अच्छा, अब जो अगला सवाल है ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा किसी का भी माइक अनम्यूट करके। आप लोगों ने मुझे, एक ने किसी ने डेटा बनाना है, फिर दूसरे ने मुझे इसका फार्मूला वगैरह गाइड करना है, और तीसरा जो है वो मुझे पूरा सॉल्व करवाएगा जो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हैंड रेस करके बता सकते हैं अगर आप चाह रहे, वरना मैं रेंडमली किसी का भी माइक अनम्यूट कर देता हूँ जिसके माइक वगैरह ओके हैं। ये भी तो मसला है, अगर आप अनम्यूट करो तो बदलता है कि माइक ही सही नहीं है, तो बंदा क्या बात करे। जी, सवाल आपके सामने आ चुका है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपने बताना है। किससे स्टार्ट लें? हाँ, वानिया से स्टार्ट लें, चलो। हेलो, इफ़ योर माइक इज़ ओके। वानिया? नहीं। जोया? हेलो हेलो जोया बेटा। सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटा, आ रही है आवाज़। अब आप मुझे बताएं, इसका डेटा बनाना है हमें। ठीक है, सवाल आपके सामने मौजूद है, नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? जी सर। चलिए, मुझे इसका डेटा बनवाएं। सबसे पहले डेटा में सर मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक। सबसे पहले सर लेंथ चलिए, डेटा। L1। A steel rod has a length of 10 मीटर। L1 दिया हुआ है आपके मुताबिक, L1 इज इक्वल टू 10 मीटर। सर उसके बाद हमें दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद हमें दिया हुआ है T2 फाइनल टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 हमें दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा है 1.1 10⁻⁻⁵। ठीक है जी। और हमें डेल्टा एल मालूम करना है। हमें डेल्टा एल मालूम करना है, शाबाश। यही वो पॉइंट था जहाँ पर अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। इंक्रीज इन लेंथ की बात करें या चेंज इन लेंथ की बात करें तो हमें क्या मालूम करना होता है? डेल्टा एल। ठीक है जी, शाबाश, गुड डेटा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कौन कराएगा, फार्मूले कौन बताएगा? हाँ, नहीं, आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ तो आ रही जी है सर, आ रही है। आप। हाँ जी, आगे इसको जी आ रही है। कंटिन्यू। सर पहले हमें डेल्टा टी फाइंड आउट करना होगा। तो उसका फार्मूला, टी T2 माइनस T1। डेल्टा टी हम फाइंड आउट करेंगे T2 माइनस T1। और 10 केल्विन आ रहा है। 10 केल्विन। यूनिट कैसे चेंज हो गई? क्योंकि जो चेंज होता है वो सेम ही होता है, मतलब जिसमें भी आप फाइंड आउट करोगे तो डिफरेंस सेम ही रहेगा उसका। केल्विन और सेंटीग्रेड में, ठीक है, ठीक है, गुड, शाबाश। अब नेक्स्ट अब हमें आगे मुझे नहीं आ रहा फार्मूला सोचो, फार्मूला, बस फार्मूला लगना है। चेंज इन लेंथ मालूम करनी है, देखो ना, डेल्टा फॉर्मूला। एल। अभी तो आपने डेल्टा इतने करे। पहले हमें हाँ, शाबाश, वो गुड। फाइंड आउट करना होगा। डेल्टा एल क्या का कहते फार्मूला बस हैं, बता दो। डेल्टा एल जो है फाइंड आउट करना होगा हमें। किसके बराबर होता है? जो होता है बराबर L2 - L1 के। डेल्टा एल का अपना फार्मूला क्या है? वो तो होता है L2 माइनस L1 के बराबर, लेकिन लीनियर एक्सपेंशन में सर उसका फार्मूला क्या है जो वो हमने मुझे राइट किया याद था? नहीं है। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। उसका फार्मूला है L1 अल्फा डेल्टा टी। तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आ जाता है। ठीक है। सही है। अच्छा जी, अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ रखनी है और सॉल्व करना है, तो ये तो आप लोग कर सकते हैं। तो मुझे सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आ रहा है। ठीक है। चलिए, ठीक है जी, फिर इससे रिलेटेड जितने भी सवालात हैं, हाँ, इंशाल्लाह आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवालात हैं जो आपके पास पेपर के अंदर आए, वो हमें डिस्कस करने होंगे बाद में। अभी हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ जो आपके नोट्स के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको जवाब नहीं बताऊंगा। ये एक एमसीक्यूज़ है जो आपने खुद सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक स्टील, एक बल्कि रॉड है जो कॉपर और स्टील से मिलकर बनी है, और कह रहा है हम इसको हीट कर रहे हैं, तो बताइए किस डायरेक्शन में बेंड होगी? बेंड तो ये होगी क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग है, लीनियर एक्सपेंशन। तो जब अलग एक्सपेंशन की चीज़ें ज्वाइंट होती है तो वो बेंड होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि बेंड किस डायरेक्शन में होगी। कॉनकेव साइड के ऊपर स्टील होगा या कॉनकेव साइड के ऊपर आपका कॉपर होगा? मतलब कॉपर इसको बेंड करेगा या स्टील इसको बेंड करेगा, इनडायरेक्टली ये आपसे पूछ रहा है।
तो इसका आंसर आप लोगों ने सोचना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दूसरा सवाल है आपका इंटरेस्टिंग, इसके अंदर कह रहा है रबर हैज़ अ नेगेटिव एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, व्हाट हैपन टू द रबर व्हेन एज इट इज़ वार्म। तो अब देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा साइंटिफिक रीज़न है इस लिहाज से कि ये इन्होंने नेगेटिव क्यों लगाया। अब टॉपिक है आपका थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करें और हीट की वजह से वो एक्सपेंड हो जाए तो हम इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन हुई। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम हीट लें उससे वापसी, तो वो एक्सपेंड नहीं होगी, फिर वो क्या होगी, फिर वो डिसेंड होगी। तो इस सूरत में मैं ये कह सकता हूँ कि क्या मैं नया टॉपिक निकालूं कि टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो अलग टॉपिक, इंक्रीज होगा तो अलग टॉपिक? नहीं भाई, इसी का रिवर्स चल रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज़ है रबड़ के लिए। तमाम एलिमेंट एक जैसा बिहेवियर शो नहीं करते हैं पीरियोडिक टेबल में। जैसे आपका शॉपिंग बैग है ना, आप शॉपिंग बैग को अगर हीट दें तो शॉपिंग बैग बजाय इसके कि वो एक्सपेंड है, वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और ज़्यादा सिकुड़ जाता है। तो वो तो एक्सपेंड नहीं होता। इसी तरह आपका रबड़ है, रबड़ को अगर आप एक्सपेंड करें तो हीट दें तो वो एक्सपेंड नहीं होता, हीट की वजह से उल्टा कंप्रेस हो जाता है, डिसेंड हो जाता है। तो हम इसके लिए कोई अलग सा टॉपिक थोड़ी बनाएंगे। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई जो रबड़ है ना उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव है, वो उल्टा काम करता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना, किसी भी चीज़ का रिवर्स हो जाना। फिजिक्स के एतबार से जब हम उसे देखते हैं तो ये कहते हैं ना भाई रिवर्स है। अगर आप मेरे नेगेटिव हो तो आप मेरे उल्टे हो, जो मैं सोचता हूँ वो आप नहीं सोचते, आप मेरे एंटी हो। तो नेगेटिव जो है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में रिवर्स का काम करता है। तो नेगेटिव ने हमें बचा लिया एक नए टॉपिक से, हमने सिर्फ नेगेटिव बोल दे रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई रबड़ का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि जब हम रबड़ को हीट करेंगे तो बजाय इसके कि वो एक्सपेंड हो, वो एक्सपेंड नहीं होगा, वो और ज़्यादा डिसेंड होगा, कंप्रेस होगा, उसके मॉलिक्यूल और ज़्यादा करीब आ जाएंगे। इसीलिए इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपका एक साइंटिफिक रीज़न है। दूसरा आपका साइंटिफिक रीज़न है, ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। ठीक है, और ये क्या है कि एक्सप्लेन वाई अ कॉलम ऑफ मरकरी इन अ थर्मामीटर फर्स्ट डिसेंड स्लाइटली एंड देन राइज अप इफ द थर्मामीटर इज प्लेस्ड इनटू हॉट वाटर। अच्छा, जब भी हम थर्मामीटर को, अगर मेरे पास एक थर्मामीटर है, मैं उसको हॉट वाटर में रखता हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है उसूलन तो ये होना चाहिए कि वो अगर 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो जैसे ही वो हॉट वाटर में जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा उसका टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ऐसा ही होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाता है। लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें, बहुत ज़्यादा माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जाके देखें, तो पता है क्या होता है, पहले जब हम उसको रखते हैं वाटर में, हॉट वाटर में, तो बजाय इसके कि वो एक्सपेंड हो, पहले वो डिसेंड होता है, थोड़ा सा नीचे आता है स्लाइटली, फिर ऊपर जाता है। तो भाई ये ऐसा क्यों करता है कि पहले जो है वो नीचे आता है वो फिर ऊपर जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसको डायरेक्ट ऊपर जाना चाहिए ना, तो ये पहले नीचे आके ऊपर क्यों जाता है? पहले 2 कदम पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा। जैसे एक स्टूडेंट कह रहा था, उससे पूछा तो कह रहा सर ये तो शेर की प्रॉपर्टी, लॉइन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन, कि वो 2 कदम पीछे जाता है अटैक करने से पहले। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर आपने फिज़िक्स के थ्रू बताना है कि किस तरह ये जो फिनोमेना है वो कंप्लीट हो रहा है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। ये है मेरे पास थर्मामीटर, मान लेते हैं कि ये जो है, ये है मेरे पास थर्मामीटर, और ये रखा हुआ है इस ग्लास बल्ब में। ठीक है, इस तरह रखा हुआ है, इसके अंदर मौजूद है। और इस वक्त जो है वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, सपोज करो 36 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और जैसे ही मैंने इसको रखा थर्मामीटर को हॉट वाटर में, बॉइल्ड वाटर में, तो इसको जाना चाहिए था ऊपर, और ऊपर जाके कहाँ पे रुकना चाहिए था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन हुआ ये, देखा ये गया कि ये पहले थोड़ा सा नीचे गया और फिर ऊपर गया। तो भाई ये पहले थोड़ा सा नीचे जाकर ही ऊपर क्यों जा रहा है, डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑल दो मरकरी को आप जब भी हीट करते हैं वो राइज ही होगा, वो एक्सपेंड नहीं होगा, कभी भी नीचे नहीं जाता। ये नामुमकिन है कि आप मरकरी को हीट करें और वो पीछे जाए, वो हमेशा आगे ही जाता है। लेकिन हो ये रहा है, आपने मरकरी को रखा हुआ है गिलास बल्ब में,
एक गिलास का थर्मामीटर बनाया होगा ना, किसी चीज़ में तो मरकरी को रखेंगे ना, डायरेक्ट तो मरकरी नहीं रखा हुआ ना, आपने गिलास बल्ब को रखा हुआ है, गिलास बल्ब के अंदर आपका थर्मामीटर मौजूद है, थर्मामीटर सॉरी मरकरी मौजूद है। अब जब आप इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले हीट मिलेगी इसे, मरकरी को तो अभी हीट मिली नहीं है, पहले हीट किसको मिली है, गिलास को। और ग्लास को जब हीट मिलेगी तो थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना अप्लाई होगा, और ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट ये हो जाएगा एक्सपेंड, और इसका साइज़ बढ़ जाएगा। जब ग्लास बल्ब आपका एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा ना। जब इसका साइज़ बढ़ जाएगा तो यहाँ पर मरकरी मौजूद है, मरकरी को जगह मिल जाएगी और नीचे आने के लिए। अभी तक मरकरी को हीट रिसीव नहीं हुई है, मरकरी को हीट रिसीव करने के लिए ग्लास स्लेब से गुजरना, ग्लास की जो वो है ट्यूब, उससे हीट को गुजरना होगा। डायरेक्टली मरकरी के साथ हीट अटैच नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी कर लें, हम जब भी मरकरी को किसी भी चीज़ के साथ थर्मामीटर मेजर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कहीं पर लेकर जाएंगे तो पहले हम हीट देंगे ग्लास बल्ब को। तो जब आप ग्लास बल्ब को हीट देंगे तो हीट मिलने की वजह से वो क्या होगा, वो होगा एक्सपेंड, और उसके एक्सपेंड होने की वजह से थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा मरकरी के लिए कि वो नीचे की तरफ आए। तो अब मरकरी नीचे आएगा, ये हो गया पहला स्टेप। अब क्या होगा, क्योंकि ग्लास बल्ब आपका हीट हो चुका है तो अब वो हीट किसको ट्रांसफ़र करेगा, मरकरी को। एज सुन एज द मरकरी इज गोइंग टू रिसीव द हीट, वो अपना वही काम करेगा कि जब उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड होता है, तो वो एक्सपेंड होकर पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीज़न अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रीज़न है इसके पीछे, तो हम ये कह सकते हैं कि द मरकरी इज प्लेस्ड ऑन अ glass tube, glass bulb, and when the heat first received by the glass bulb, it expand. आपका glass bulb जो है वो expand होता है, due to which there is in the which created as empty space a little bit. और उसी की वजह से जो आपका जो mercury है that first descends slightly and then expand और then rises up. As soon as the mercury receives the heat, it rises up. तो ये आप आंसर्स में अपनी ओन वर्डिंग के अंदर चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 जुमलों के अंदर इसका आंसर होगा। 4 नंबर का ये सवाल आपका पेपर के अंदर आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ जो कि आपका थर्मल एक्सपेंशन से ही रिलेटेड है। इसके अंदर आपसे कह रहा है कि मार्किंग टू इंडिकेट लेंथ आर प्लेस्ड ऑन स्टील टेप in a room that has a temperature of 22 degrees centigrade. Are the measurement made with the tape on a day when the temperature is 27 degrees centigrade? Too long, too short or accurate? कहता है कि मेरे पास एक स्टील का टेप है। चलो मिसाल के तौर पे समझाने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे कह लेता हूँ कि ये मेरे पास स्टील का टेप है, ये उसकी लेंथ है, ठीक है। और मार्किंग है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है मान लेते हैं 1, यहाँ पर है मान लेते 2, यहाँ पर है मान लेते 3, यहाँ पर है मान लेते 4, ठीक है। इस स्टील टेप की मदद से मैं मेजर करने के लिए जाता हूँ एक रूम की लेंथ मेजर करता हूँ। सपोज कर लेते ये रूम है, ठीक है, इतना सा रूम है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूँ ये रूम का साइज़ कितना होगा, तो अगर ये 4 फीट का आपके पास स्टील का टेप है तो इसका साइज़ कितना हो गया, 4 फीट। रूम का साइज़ आपका कितना हो गया, 4 फीट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब क्या हुआ, ये तो उस वक्त है जब टेम्परेचर कितना था, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ, अब हुआ आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर हुआ तो आपका जो स्टील का है ये हो गया हीट, और हीट की वजह से हुआ एक्सपेंड। एक्सपेंड होने की वजह से इसका जो 4 है ना वो आगे चला गया, क्योंकि देखो ये हर तरफ से एक्सपेंड होगा, इसका 1 भी थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, 2 भी थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, 3 भी थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, और 4 भी थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, और अब जो नया 4 फीट होगा वो इतना होगा। अब ये स्केल का साइज़ इतना हो चुका है, लेकिन मार्किंग तो इस पर 4 ही हुई हुई है ना, टोटल हमने 4 ही मार्किंग की हुई है, तो 4 मार्किंग तो कहीं नहीं गई, लेकिन स्टील का टेप आगे भाग गया। अब मैंने क्या करा, मैं दोबारा इसी रूम में आया और मैंने इस रूम का जो लेंथ है वो मेजर करी। तो अब जब मैंने उसी स्केल से दोबारा मेजरमेंट करी तो मेरी मेजरमेंट बताओ 4 से ज़्यादा आएगी या 4 से कम आएगी। जो मेजरमेंट है वो 4 से ज़्यादा हो जाएगी या 4 से कम हो जाएगी, क्योंकि यही सवाल में पूछा है, टू लॉन्ग हो जाएगी या टू शॉर्ट हो जाएगी, या फिर आपकी डिफरेंट करें आंसर को कि आपकी एक्यूरेट आती है। एक्यूरेट तो आएगी नहीं, क्योंकि स्टील का टेप है और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंड तो उसने होना है, तो एक्यूरेट वाली बात तो ख़त्म।
अब जो आपने रीडिंग ली है वो ज़्यादा आएगी या कम आएगी? हालांकि होगी वो 4 फीट ही। देखो ये नहीं है कि वो 4 फीट नहीं होगा, वो 4 फीट ही होगा, लेकिन आपकी जो रीडिंग है अब जब आप चेक करेंगे तो 4 आपका यहाँ पर है। अब जब आप चेक करेंगे तो आपका 4 यहाँ पर है। तो अब इस रूम की लेंथ तो यहीं ख़त्म हो गई, तो अब रीडिंग आएगी 3.8 फीट। स्केल के हिसाब से शॉर्ट आएगी रीडिंग, ठीक है ना। मतलब स्केल में जब हम चेक करें, इधर स्केल के हिसाब से चेक करोगे, वो स्टील की टेप के स्केल की तो बात कर रहा है, तो अपने हिसाब से तो नहीं करे ना। तो स्केल के हिसाब से आपकी जो रीडिंग है वो क्या आएगी? शॉर्ट आएगी। और वो यही पूछ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, ये आपके साइंटिफिक रीज़न थे जो आपने एक्सप्लेन करने थे, मैंने आपको समझा दिया। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर जो है वो करेक्ट वो बी है, क्योंकि कॉपर की साइड पे बेंड होगा, कॉपर पहले एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सवाल आपके सॉल्व हो गए। अब चलते हैं उन सवाल की तरफ जिनमें आपको मसला है। एक तो होमवर्क वगैरह के लिए काफ़ी सवाल दिए थे मैंने, उनमें कोई मसला है तो माइक में अनम्यूट कर देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है। बाकी आज का जो क्लास है तकरीबन वो ऐड हो चुकी है। एक छोटा सा टॉपिक था गैस लॉ का, वो आपने केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर टाइम मिलता है तो मैं वो भी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन एट द फर्स्ट लेवल ये है कि अगर आपको कोई होमवर्क से रिलेटेड सवाल में मसला है तो पहले वो डिस्कस कर ले। किसी ने कहा था कि सर होमवर्क में कुछ मसला है, सबने कर लिए थे सॉल्व या कोई मसला आया था? अगर सॉल्व कर लिए थे, कोई मसला नहीं आया था, तो फिर अच्छा है, हम गैस लॉ की तरफ चलते हैं। नहीं था कोई मसला, ठीक है, गुड है। अच्छा, केमिस्ट्री में अगर आप लोग याद करें, हाँ चलिए, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में आपने गैस के लॉस पढ़े थे, केमिस्ट्री का टॉपिक है आपको। केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर आपका 2 था, जिसके अंदर आपने गैस के लॉस पढ़े थे। कितने लॉस थे आपकी केमिस्ट्री के अंदर? 3 लॉस थे। उसमें से 2 जो हैं वो फिज़िक्स में भी अप्लाई होते हैं, मतलब फिज़िक्स में भी यूज़ होते हैं, और उनकी मदद से हम जनरल गैस इक्वेशन भी फाइंड आउट ड्राइव करते हैं। जिस तरह वहाँ पर 3 लॉस से हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की थी, यहाँ पर 2 लॉस से हम जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो समहाउ आपका ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को पहले से चीज़ें मालूम होगी। एक तो गैस का लॉस था जिसे हम कहते थे बॉयल्स लॉ। जो आपका बॉयल्स लॉ है, इसने गैस के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया था कुछ इस तरह कि अगर लेट्स से ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये इसका पिस्टन है। पिस्टन सिलेंडर में वो हिस्सा होता है जिसको मूव किया जा सकता है, मूवेबल होता है, ठीक है ना। बाकी सिलेंडर कहीं से मूव नहीं हो सकता, यहाँ पिस्टन की साइड से मूव किया जा सकता है इसे। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, और इसका कोई ना कोई इनिशियल वॉल्यूम है। ये जो आपका पिस्टन है, जो आपकी गैस है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम V1 है, ठीक है। बॉयल्स ने क्या करा, बॉयल्स ने इसका प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर किस तरह बढ़ाया? पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर एक ब्लॉक ला के रख दिया। इस ब्लॉक ने इस पर फोर्स लगाई जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा इसके ऊपर। फिर एक और ब्लॉक ला के रख दिया, ठीक है, ब्लॉक की वजह से फोर्स लगी इस पिस्टन के ऊपर। तो देखा ये गया, जैसे ही इसने ब्लॉक ला के रखा और ब्लॉक की वजह से फोर्स पड़ी, तो आपका जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव कर गया। और नीचे के मूव कर जाने की वजह से अगर मैंने पूछा कि इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, तो इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है। तो मैं आपसे अगर एक सवाल करूं, मैंने प्रेशर को क्या करा है? इंक्रीज। सिंपल सी बात है, पहले कम प्रेशर था उसके ऊपर, अब ज़्यादा हो गया ना, तो मैंने प्रेशर को करा है इंक्रीज। और वॉल्यूम क्या हुआ है? वॉल्यूम हुआ है डिक्रीज, ठीक है। समझ में आ रही है बात? वॉल्यूम कम हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। अब मैं ये ब्लॉक हटाना शुरू करता हूँ। मैंने पहला ब्लॉक हटाया, ठीक है, फिर मैंने दूसरा ब्लॉक हटाया, ठीक है, तो अब मैंने प्रेशर को क्या करा है? डिक्रीज।
और वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। अभी वो आपसे अपनी जगह पे जाने के लिए कोशिश करेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स को आपसे अपनी जगह पे लेके जाएंगे। तो अब आप ज़रा नोटिस करें, एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। तो बॉयल्स ने ये कहा कि भैया आपका जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है उनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है, और हम ये कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। लेकिन इसने एक बात और कही, और वो ये कही कि भैया इस वक्त मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के मैंने ऑब्जर्वेशन ली थी, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से इसकी जो स्टेट्स है उसके ऊपर फ़र्क आ सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई ये करना है अगर आपने, तो आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। तो ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट होता है एट, क्या है इसके साथ मसला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपका हो गया पहला बॉयल्स का लॉ, जो जाना जाता है एज अ बॉयल्स लॉ। ठीक है जी। इसकी मज़ीद सेकंड फॉर्म भी है। अच्छा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास दो स्टेट्स हैं, ठीक है, दो डिफरेंट स्टेट के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम बात करने के लिए जा रहे हैं, पहली दो स्टेट्स की बात कर लेते हैं, जो V1 V2, ठीक है। जैसे कि हम बात करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले V1 और P1 पे, ठीक है। V1 जो है मैं मान लेता हूँ, जो पहला वॉल्यूम था वो ज़्यादा नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि सपोज़ करें वो 8 मीटर क्यूब था, ठीक है। और अब बात करते हैं P1, तो P1 बहुत कम था ही नहीं, बस लेकिन मान लेते कुछ ना कुछ पिस्टन का तो वेट होगा ही ना, तो हम मान लेते कि ये 2 था, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या जवाब आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जवाब आएगा 8 2 ज़ा 16। अब मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर 2 से मैंने कर दिया सपोज करें 4, ठीक है। ये प्रेशर मैंने क्या करा, इंक्रीज। वॉल्यूम उसका हो गया डिक्रीज, 8 से ये भी कितना हो गया 4। ये हो गया मेरा V2 और ये मेरा हो गया P2। लेकिन जब मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आया, 16। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है जिसको हम सेकंड स्टेट कहते हैं बॉयल्स लॉ की, और वो क्या है कि अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं बॉयल्स लॉ की, तो उसकी सेकंड स्टेट भी बन सकती है, और वो है कि अगर मेरे पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट के और 1/p। पी को दूसरी तरफ भेज दें, पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये बता रहा है कि कोई भी प्रेशर हो और उसी टाइम पे वो वॉल्यूम हो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एक जवाब आएगा। और किसी और स्टेट के ऊपर कोई प्रेशर लो और वॉल्यूम लो और उसको मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इससे ये पता चलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा आपका कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना 16 आ रहा है, तो हमेशा 16 ही रहेगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू को के से रिप्रेजेंट करा। तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई पहला वाला जो प्रेशर था, क्या मसला है, पहला वाला जो आपका प्रेशर था P1, और दूसरा पहला वाला जो वॉल्यूम था V1, उसका जवाब आपका क्या आया था 16। इसको मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। फिर मुझे बताएं दूसरा वाला प्रेशर P2, दूसरा वाला वॉल्यूम V2, इसका भी जवाब क्या आया था, कांस्टेंट। तो भैया तीसरा वाला आ जाए तो उसका भी तो कांस्टेंट होगा, चौथा आ जाए उसका भी तो कांस्टेंट होगा। तो इस तरह मैं ये नहीं कह सकता कि P1 V1 वाले P2 V2 सब बराबर होंगे, चाहे P3 कर लो, V3 कर लो, और इसी को मैं आखिर तक ले जाऊँ Pn कर लो, Vn कर लो, इनका प्रोडक्ट हमेशा आपके पास क्या आएगा, बराबर आएगा। दिस इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें, दूसरा लॉ जो आपको पता, चार्ल्स लॉ जो पढ़ाया जाता है, तो चार्ल्स लॉ में बताया गया था कि आपका जो रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ल्स लॉ आपका है, इसने क्या करा, इसने वही सिलेंडर लिया, ठीक है, वही सिलेंडर के अंदर इसने आपकी गैस ले ली, ठीक है।
लेकिन इसने करा ये, इसने वॉल्यूम रखा इसका V1 और इसका टेम्परेचर मेजर करके कह दिया T1। अब इसने इसको करा हीट, प्रेशर इसने कोई अप्लाई नहीं करा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, पिस्टन का प्रेशर है वो इतना ही प्रेशर रहेगा जितना पिस्टन है। जब इसने हीट करी तो उसने ये ऑब्जर्व करा कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया और यहाँ पे ले गए। जब इन्होंने वॉल्यूम चेक करा तो कितना आया, वॉल्यूम आया V2 और टेम्परेचर बढ़ के कितना हो चुका था T2। जब इसने रिलेशन बनाने की कोशिश करी वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको ये पता चला कि जब इसने टेम्परेचर को करा था इंक्रीज तो वॉल्यूम भी क्या हुआ था, इंक्रीज। तो जब इसने डिक्रीज करा तो दोनों चीज़ें डिक्रीज हुई। तो इससे इसने एक आसान सा रिलेशन ड्राइव करा जिसको हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि केल्विन टेम्परेचर स्टैंडर्ड माना जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है, केल्विन वाला टेम्परेचर इसके। बट एट कांस्टेंट, इसने कांस्टेंट किस चीज़ को रखा हुआ है, इसने किस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका बन गया चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ की अगर मुझे सेकंड फॉर्म लेकर आनी है तो वो भी बहुत इजी है, ये तो आप भी ड्राइव कर सकते हैं। जब आपको बॉयल्स लॉ समझ में आ गया तो चार्ल्स लॉ भी समझ में आ जाना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से। वो इस तरह के देखें, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट T, तो V अपॉन T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मैं क्या करने के लिए जाऊँ, मैं आपसे कहूँ मेरे पास V1 है और उसको मैंने डिवाइड करा है T1 से, तो उसका जवाब एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा K। अगर मेरे पास V2 है और उसको मैंने जवाब करा है T2 से, तो इसका जवाब क्या अलग आएगा, नहीं इसका जवाब भी क्या आएगा। तो भैया आप कितने भी लेकर आ जाओ, V1 डिवाइडेड बाई T1 लिया, V2 डिवाइडेड बाई T2 लिया एंड सो ऑन, Vn डिवाइडेड बाई Tn लिया, सबका जवाब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम इनको बराबर ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड योर चार्ल्स लॉ। इनकी मदद से फिर हम ड्राइव करते हैं आपकी जनरल गैस इक्वेशन, जो कि अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करें। ठीक है जी। तो अभी कोई प्रॉब्लम, कोई इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड है तो आप लोग पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह घर से करने के लिए कोई नहीं है, होते तो मैं ज़रूर देता, लेकिन अगर आप चाहें तो आपके 10 ईयर के अंदर जो सवाल आते हैं ना, आप अगर नोट्स के अंदर देखें, नोट्स के एंड में जाएंगे तो नोट्स के एंड में आपको 10 ईयर के सवाल मिलेंगे। तो 10 ईयर के सवाल अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ पूछना है तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, सारी चीज़ें क्लियर हैं, एक्सप्रेशन जॉइंट वगैरह का समझ में आ गया, हर चीज़ ओके है, कोई परेशानी की बात नहीं है। रटने वाली चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन जो है वो आपने समझ ली है, रटना तो नहीं है, लेकिन जो आपको एप्लीकेशन है इसकी बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट वाली जो दो एप्लीकेशन है वो आपको रटनी पड़ सकती हैं, उसको एक दफ़ा रट लीजिएगा। बाकी साइंटिफिक रीज़न है उसके खुद से आंसर्स देने की कोशिश कीजिएगा। होमवर्क के आंसर्स आप मुझे बता दीजिए। हाँ जी, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ जी। होमवर्क वाले जो सवाल आते हैं ना वो मेरे पास असल में मौजूद नहीं है, मैं आंसर लाना भूल गया। तो आप लोग क्या जवाब आता रहे मैं वेरीफाई कर दूँगा। जैसे एक आपको सवाल दिया गया था 212 फ़ारेनहाइट को आपने कन्वर्ट करना था सेंटीग्रेड में और केल्विन में, ये होमवर्क का हिस्सा था आपका, तो बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसी तरह आपके और भी सवाल थे जो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं, लेकिन आंसर मैं बता सकता हूँ। अगर कोई सवाल बता दे तो कितनी देर लगेगी सॉल्व करने में, मुश्किल से 2 मिनट। किस किस ने सॉल्व करें, किसी को याद भी है या बस भूल गए। कुछ तो यही सोच रहे होंगे कि होमवर्क, कौन सा होमवर्क। किए हैं सॉल्व तो फिर आंसर बताए ना। माइक अनम्यूट करूँ मैं आपका, फिर बताएंगे।
मुझे सवाल बता दो जो है, अगर आपने करे ना सॉल्व, कम से कम सवाल तो बता दो। हेलो। हेलो सर, हाँ मुझे सवाल था कि 202 फ़ारेनहाइट को केल्विन में 212 बताना है। था, पहला तो 212 था, दूसरा कौन सा था? दूसरा था व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो। अरे नहीं, बहुत सारे टेम्परेचर थे ना, एक ही थोड़ी कन्वर्ट करना था। जी अच्छा, वो वाला सर, वो था हाँ। 212 को बताना था सेल्सियस और केल्विन में, फिर 0 केल्विन को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बताना था, और 42 को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताना था। 2 को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बता रहा था, इसका मतलब ये सेंटीग्रेड में था। ठीक जी है, एक तो ये आपका सवाल था, बाकी था एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या लिखा? सर, मैंने लिखा इफ अ गैस कुड बी कूल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड इट वुड हैव नो वॉल्यूम। इट इज बढ़िया जवाब। कॉल्ड, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। द टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, द जीरो, इन इनडायरेक्टली में कह सकते हैं द जीरो ऑफ द केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। केल्विन स्केल का जो जीरो है ना, अच्छा वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है जी इन शॉर्ट। ठीक है। अच्छा, इसके आंसर हम बाद जी। में डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा क्या सवाल था? दो तो ये हो गए थे। और एक मिनट सर, डिफरेंसेस थे, और एक तो आपने खुद ही करवाया था क्वालिटी थर्मोमीटर। हाँ उसके वो बाद था अ पैन ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 25 to 80, ये भी आपने करवाया था। और द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ये था। और बस यही था सर। चले ठीक है। ठीक है, गुड। अच्छा, आंसर्स किए, इनको सॉल्व किया, आंसर बता दो फिर सबको पता चल जी जाएगा। 212 वाले का क्या जी है? सर। सर 212 वाले का, एक मिनट, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 100 आया है और केल्विन में आया है 373। केल्विन में है 3, सही है, बिल्कुल ठीक है। और सर दूसरे वाले का सेल्सियस में आया -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में आया है -459.4 फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही है। और तीसरे वाले का केल्विन में आया 315, 315, और फ़ारेनहाइट में आया 107.6। ठीक है जी। तो हानि, आप आंसर वेरीफाई कर लो अगर आपको कोई मसला है कि क्या पूछ रही थी। आंसर यही है आपके, हानि? हेलो। यस यही है। आपका माइक कहाँ है? है ही नहीं। चलो खैर, ठीक है जी। अगर यही है तो आपका आंसर सही है। और एब्सोल्यूट जीरो के बारे में हम कहते हैं कि जीरो एट केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। चलो ठीक है। ठीक है जी, ऑफ है जी क्लास। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि प्रेशर इक्वेशन कहलाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। बहुत ज़्यादा लेंदी डेरिवेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है अगर आप समझ के करें। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।